Hello you all, welcome to Skill Book. Today we are going to start a new chapter that called Speed and Velocity. आज हम speed और velocity के बारे में कुछ सीखने की कोशिश करेंगे. We will try to do this. Okay. So let's start. तो speed और velocity को बताने से पहले हमें दो चीज़ों की और ज़रूरत पड़ेगी. एक का नाम है distance, दूसरे का नाम है displacement. Distance and displacement. ये दोनों चीजें अगर समझ आ जाती है हमें तो हम स्पीड और वेलोसिटी को भी इजीली कर लेंगे. तो स्पीड और वेलोसिटी के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सबसे जरूरी है. इससे पहले थोड़ा सा और डीप में अगर जाना चाहें तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज बॉडी. बॉडी क्या चीज रहती है? बॉडी मतलब जिसके बारे में बात हो रही है उसे हम बॉडी बोलेंगे. जैसे कि अगर इस पेन के बारे में बात हो रही है तो दिस इज बॉडी. इस बोर्ड के बारे में बात हो रही है तो ये बॉडी. मेरे बारे में बात हो रही है तो मैं बॉडी, बाकी से के सारे लोग बॉडी नहीं है. बॉडी के लिए एक दूसरा वर्ड भी हम यूज कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं सिस्टम. जिसके बारे में बात हो रही है वो बॉडी कहलाएगा या फिर वो सिस्टम कहलाएगा. उसके अलावा जितनी भी चीजें यहाँ पे प्रेजेंट हैं वो सारी की सारी कहलाएगी सराउंडिंग. ठीक है, ठीक है. सिस्टम और सराउंडिंग समझ आ रहा है, बॉडी या फिर सराउंडिंग समझ आ रहा है. इन दोनों चीजों से हमें एक चीज पता चलेगी, उसे हम बोलते हैं कि बॉडी कब रेस्ट में है या वो कब मोशन में है. ठीक है. अब अगर वो बॉडी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चल रही है, मान लेते हैं कि मैं यहां खड़ा हूं और हम उस लड़के की बात कर रहे हैं. अगर वो लड़का मेरे सामने से चलता हुआ जा रहा है तो मैं क्या कहूंगा कि वो बॉडी जो है मोशन में है. ठीक है. अब जैसे कि मैं इस बोर्ड को देख रहा हूं तो ये बोर्ड मेरे रिस्पेक्ट में, मतलब सराउंडिंग हुआ ना, मैं जिसके बारे में बात हो रही है तो ये बॉडी हुई और मैं सराउंडिंग हुआ. मैं इसको जैसे देख रहा हूं कि ये स्टेशनरी है, जहां है वहीं है ना, अपनी पोजीशन ये नहीं बदल रहा है, तो मैं क्या कहूंगा, बोर्ड इज एट रेस्ट. ठीक है. तो अगर वो सराउंडिंग के संदर्भ में अपनी जगह बदलता है तो ही मोशन में उसे माना जाएगा. इसलिए सिस्टम और सराउंडिंग बताने की जरूरत थी. अगर हम अर्थ के बाहर से कोई चीज देखें तो अर्थ तो हमें मूविंग दिखेगी, तो यानी कि सारी की सारी चीजें इसमें मोशन में है. इसलिए डिपेंड करता है कि सराउंडिंग आप क्या ले रहे हो. आ रही है बात समझ में? सराउंडिंग आप क्या ले रहे हो. जैसे दो लोग ट्रेन में बैठे हैं तो दो लोग के कंपैरिजन में दोनों लोग एक दूसरे के अगर शक्ल देख रहे हैं तो वो रेस्ट पे है. लेकिन अगर कोई ट्रेन बाहर से देख रहा है तो उन लोगों के लिए वो पूरी की पूरी ट्रेन, उसमें जितने भी लोग हैं सारे के सारे मोशन में हैं. तो सराउंडिंग से काफी मैटर करता है. इसलिए बॉडी कब रेस्ट पे है या कब मोशन में है वो डिपेंड करेगा कि हम उसे देख कहां से रहे हैं. फ्रेम ऑफ रेफरेंस जैसी कोई चीज रहती है. ठीक है. तो यहाँ पे बॉडी रेस्ट पे कब होगी, मोशन पे कब होगी, यहां तक क्लियर है. जब वो अपनी जगह बदल रही है सराउंडिंग के संदर्भ में तो वो मोशन में है, और अगर नहीं बदल रही है तो वो रेस्ट में है या स्टेशनरी है, जो भी वर्ड यूज करना चाहें आप. तो अब डिस्टेंस क्या चीज है. मान लेते हैं कि मैं यहां पर था पॉइंट ए पे, मुझे पॉइंट बी पे जाना है, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है. ठीक है. फिर यहाँ मेरे घर से कॉल आता है और बोलते हैं कि दूध लेकर आना, तो मैं दूध वाले के पास चला जाता हूँ. दूध वाला यहाँ से 1 किलोमीटर है. ठीक है. तो टोटल मैंने अपने घर से पहले यहां गया और फिर यहां गया, मैंने 2 बार अपनी जगह बदली. पहले मैं यहां पर, दूसरी बार मैं यहां पर. अब मैंने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, अगर हमें वो कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस A टू B जो कि था 2 किलोमीटर और B टू C जो कि था 1 किलोमीटर. टोटल इनको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 3 किलोमीटर. ये क्या है हमारा डिस्टेंस, कि हम टोटल कितना चले, कितना गए, वो हमारा क्या है, डिस्टेंस. अब मेरी जगह कहां से कहां बदली वो मेरा है डिस्प्लेसमेंट. या वर्ड से ही मेरे को क्लियर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट. जो मेरी प्लेस थी वहां से हटा दिया गया है, तो मेरी दूसरी प्लेस क्या है, मेरी पहली प्लेस थी A और मेरी दूसरी प्लेस है C. ये तो मेरा इंटरमीडिएट स्पेस था, मतलब दिस इज कॉल्ड इनिशियल. ये है इनिशियल, दूसरा है फाइनल, कि पहले मैं कहां था और अब कहां हूं. बस इन दोनों लोगों के बारे में बात करनी है अगर हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं तो.
मैं बीच में कहां था उससे कोई मुझे मतलब नहीं है। पहले मैं कहां था और अब मैं कहां हूं, वो डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करेगा। यानी कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मान लेते हैं ये 2.5 किलोमीटर है। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या रहा इस केस में, कि मेरी प्लेस कितनी बदली है, वो है 2.5 किलोमीटर। चाहे मैं बीच में कितने भी जगह घूमकर आ गया हूं, पर मैं जहां पहले था और जहां मैं अब हूं उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहां तक बात समझ आ रही है? अच्छा, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहां से एक चीज और सीखने को मिलती है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो कभी कभार जीरो भी हो सकता है। जैसे कि किसी ने मुझे कहा यहां से सब्जी लेने गए हुए थे बी पॉइंट पे, फिर दूध लेने आ गए थे, फिर दोबारा मुझे घर जाना है, दूध लेकर घर जाना पड़ेगा ना। तो अब मेरा इनिशियल पॉइंट क्या था, ए ही था। दोबारा मैं घूम फिर के दोबारा ही घर पहुंच गया, मेरा फाइनल पॉइंट भी ए ही है। मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट जब भी बराबर होंगे तब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट में कोई डिफरेंस ही नहीं बचा। मतलब मैं अपनी प्लेस से हटा ही नहीं, तो डिस्प्लेस कैसे हुआ? नहीं हुआ ना, उसी प्लेस पर हूं, डिस्प्लेस ही नहीं हुआ, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट उस केस में जीरो है। लेकिन डिस्टेंस कुछ ना कुछ रहेगा। डिस्टेंस कितना है? 2 किलोमीटर ये, 1 किलोमीटर ये, 2.5 किलोमीटर ये, 5.5 टोटल मैंने डिस्टेंस कवर किया। इस केस में डिस्टेंस कितना हो गया? अगर मैं दोबारा घर पहुंच गया हूं तो 5.5 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो, क्योंकि मेरी इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही थी। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को नापेंगे कैसे। ये भी दूरी हो गई, वो भी एक तरह की दूरी ही हो गई, सबसे छोटी दूरी इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में। तो दूरी किस में नापते हैं? लेंथ किस में नापते हैं? मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो इसी तरह से दोनों की यूनिट्स एक ही हैं, ऐसा ही में हम मीटर नाप लेंगे। डिस्टेंस यूनिट मीटर हो गई, तो यूनिट क्या रही इसकी? मीटर। ठीक है, किलोमीटर में नाप सकते हो आप, ऐसा ही में हमारी मीटर हो जाएगी। ये सब मैंने सिखा रखा है, ऐसा ही क्या है, सीजीएस क्या है, इस तरह की चीजें क्या है। ओके, अब एक और चीज के बारे में हम बात करते हैं जो हमने सुना था पहले भी, स्केलर और वेक्टर। एक क्वांटिटी होती है जो होती है स्केलर, एक क्वांटिटी होती है जो होती है वेक्टर। अब इन दोनों में से स्केलर कौन सी है, वेक्टर कौन सी है, तो आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। अब मान लेते हैं कि मैं ए से बी गया और बी से दूध वाले के ना होकर कहीं और चला गया। ठीक है, कहीं और चला गया। ए से गए आप बी पे, 2 किलोमीटर ही था। अब दूध वाले के ना होकर मैं यहां चला गया फॉर एग्जाम्पल, ये भी दूध वाले की दूरी के बराबर ही है, 1 किलोमीटर है। ए बी सी। अब देखो, पहले मैं कहां गया? यहां। दूसरी बार मैं गया यहां। मैंने क्या बदला है? अपनी डायरेक्शन बदली है बस। चला मैं उतना ही हूं, 2 किलोमीटर यहां चला, 1 किलोमीटर यहां चला मैं उतना ही हूं। यानी कि डिस्टेंस कितना हुआ? 3, क्योंकि मैं चला उतना ही हूं। लेकिन मैं दूसरी डायरेक्शन में चला हूं, दूसरी दिशा में चला हूं, पहले वाली दिशा में नहीं चला हूं। इसलिए ये जो लंबी वाली लाइन थी ना, इस बार मुझे छोटी वाली लाइन दिखेगी। आ रही है बात समझ में? कि मैंने यहां से अपनी दिशा बदली, दिशा बदलते ही डिस्टेंस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया। यानी कि दिशा बदलने से डिस्प्लेसमेंट बदलता है। जो चीज दिशा के साथ बदलती है, डायरेक्शन के साथ चेंज होती है, उसे हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। समझ नहीं आया तो बता देना एक बार, फिर से दोबारा कर लेंगे। ठीक है, अब स्केलर क्वांटिटी कौन सी हुई? डिस्टेंस की। से कोई फर्क नहीं पड़ा, आप किसी भी डायरेक्शन में जाओ, आपको बस डिस्टेंस बराबर रखना है, किलोमीटर बराबर रखना है। तो ये क्या हो गया मेरा? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो हम ये क्या डिफरेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। पहले तो लिख लेंगे क्या इसके हवाले में, शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, हो गया। दिस इज स्केलर, दिस इज वेक्टर, दोनों की यूनिट मीटर मीटर। आ रही कुछ बात समझ यहाँ पे? तो हमने यहाँ पे एक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस कर लिया, सारे एस्पेक्ट्स इसके देख लिए।
वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी के लिए एक कंडीशन और भी होती है, अगर किसी को जिज्ञासा है तो वो हम बाद में कभी सीख लेंगे, करंट वगैरह सीखेंगे तो, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन वगैरह। तो स्केलर और वेक्टर के लिए हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफाइन कर लिया कि कौन स्केलर होगा कौन वेक्टर होगा, क्या इसकी यूनिट रहेगी और इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा। लेट्स कंटिन्यू। अब जिसको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ आ गया वो स्पीड और वेलोसिटी बहुत इजीली कर लेगा। स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, कितनी दूरी आप तय कर रहे हो कितने समय में, वो आपकी स्पीड कहलाएगी। इसके लिए हम डिफाइन मतलब डेफिनेशन कैसे लिखते हैं, देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज स्पीड। अब देखो यहाँ पे वर्ड है एक रेट। अब मैं बता देता हूं मैं आज ही कि अगर आप रेट कहीं भी वर्ड यूज कर रहे हो मतलब वो क्वांटिटी वो चीज टाइम के साथ बदल रही है। आ रही बात समझ? अगर डिस्टेंस टाइम के साथ बदल रहा है तो वो स्पीड कहलाएगा, मतलब स्पीड का लेना देना टाइम के साथ है। जब भी आप रेट वर्ड यूज करोगे मतलब वो क्वांटिटी टाइम के साथ बदल रही है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कि डिस्टेंस कैसे कैसे बदल रहा है टाइम के साथ साथ, वो मेरी स्पीड हो गई। इजी है। अब इसकी यूनिट क्या रहेगी? डिस्टेंस किसमें नापते हैं? मीटर में। टाइम किसमें नापते हैं? सेकंड में। तो स्पीड की यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकंड। अब ये स्केलर है कि वेक्टर है? डिस्टेंस क्या था? स्केलर। तो ये क्वांटिटी भी क्या हो गई? स्केलर। तीन चीजें हो गई, 1 2 3 4। ये हो गया इसका फॉर्मूला, ये होगी इसकी डेफिनेशन, ये हो गया इसका यूनिट और ये हो गई इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कि ये स्केलर है कि वेक्टर है। ऐसे ही हम यहां बात कर लेते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या चीज है? वेलोसिटी कुछ नहीं है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये हो गई इसकी डेफिनेशन। क्या लिख लेंगे? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, दिस इज वेलोसिटी। वेलोसिटी को डिनोट करते हैं v से, स्पीड को डिनोट करते हैं s से। ठीक है, यहाँ पे अभी कहीं पे हम ना डिस्प्लेसमेंट को भी s से डिनोट करेंगे, तो आप इसको स्पीड ही लिखो पूरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनिट के लिए क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड। यूनिट इसकी हो गई। वेक्टर है कि स्केलर है? वेक्टर है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, इसके फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट आ रहा है ना, तो ये भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। आ रही बात समझ में? कुछ हो जाएगा। स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस हम लिख लेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी हम डिफरेंस लिख लेंगे। हाँ ठीक है। अब एक नई क्वांटिटी लेकर आए हैं हम जिसका नाम है एक्सेलरेशन। आपने बहुत बार सुना है, हमने मास और वेट में भी बहुत बार वर्ड यूज किया है, कहते हैं उसको एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन को आप कैसे डिफाइन करोगे? इसको भी बोलेंगे हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है समय के साथ साथ। अब इसका फॉर्मूला इसको डिनोट करते हैं स्मॉल a से, v माइनस यू डिवाइड बाई टी। ये v और u क्या चीज है? v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी। अगर हमें चेंज निकालना है तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पता होने चाहिए ना। मान लेते हैं गाड़ी जो है हमारी वो चल रही है 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। अब क्या किया हमने? लगा दिया तीसरा गियर, तो ये चली 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से। तो ये क्या हो गया मेरा? फाइनल, कि अब इतने से चल रही है। पहले कितने चल रही थी? इतने चल रही थी। अब चेंज कैसे निकालते हैं कि वेलोसिटी में चेंज कितना आया? तो 40 माइनस 20, इतना तो चेंज आया, मतलब क्या 20 का चेंज आया। तो चेंज निकालने के लिए हमने क्या यूज कर लिया? v माइनस यू, चेंज इन वेलोसिटी के लिए। और रेट है तो नीचे टाइम आएगा, ये हमने बात कर ली है। जब भी कोई क्वांटिटी या कोई टर्म रेट के साथ डिफाइन हो रही है मतलब उसको टाइम के साथ बदला जा रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। ये हो गया इसका फॉर्मूला, ये होगी इसकी डेफिनेशन। यूनिट क्या रहेगी इसकी? ऊपर क्या है? वेलोसिटी, नीचे क्या है? टाइम। ऊपर है वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट अभी हमने देखी थी मीटर पर सेकेंड,
और दोबारा से नीचे टाइम, तो यहाँ एक और बार टाइम यानी कि सेकंड इसकी जगह, और वेलोसिटी की जगह हमने मीटर पर सेकंड यूज कर लिया। अरे वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी वेलोसिटी रहेगा ना, तो इसलिए वेलोसिटी की यूनिट यूज कर लिया। ये दो लोग एक साथ है, ये भाई साहब तनहा, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, m इंटू 1 s इंटू एस एम एस स्क्वायर। इसको कैलकुलेशन वगैरह में कुछ दिक्कत रहती है तो प्लीज मुझे बता दिया करो। आई विल डू इट मोर सिंपलियर, ओके, आई विल मोर सिंप्लीफाई दिस, ओके। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट हो गई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट हो गई, यूनिट हो गई। अब ये वेक्टर है कि स्केलर है? अब ये भी वेक्टर है, क्यों? वेलोसिटी आ रहा है ना इसके अंदर, वेलोसिटी इज वेक्टर, देन एक्सेलरेशन इज आल्सो वेक्टर। ठीक है, हमने तीन क्वांटिटी पढ़ी है, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तीनों के बारे में हमने चार चीजें करी, डेफिनेशन, फॉर्मूला, यूनिट और वो स्केलर है कि वेक्टर। ठीक है, एक और चीज देख लेते हैं। अब क्या हुआ, गाड़ी जो थी वो 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है। अब सामने आ गई हमारी गाय माता, तो ब्रेक लगाना पड़ेगा। तो ब्रेक लगाया तो वो 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलने लगी। ये क्या हुआ हमारा इनिशियल, ये क्या हुआ हमारा फाइनल। इस बार गाड़ी ने एक्सेलरेट नहीं किया, नहीं आ रही बात समझ? इस बार गाड़ी ने एक्सेलरेटर दबाते हैं ना हम, एक्सेलरेटर मतलब गाड़ी तेज चलने लग जाती है, ऐसा ही कुछ समझ आता है आपको डे टू लैंग्वेज में। तो इस बार लेकिन क्या हुआ, इस बार ब्रेक लगा तो गाड़ी रुक रही है, ना कि चढ़ रही है, ना कि एक्सेलरेट कर रही है, चढ़ नहीं रही कहीं, एक्सेलरेट कर रही है। इस बार रुक रही है, तो इसके बाद एक्सेलरेशन वर्ड तो हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि गाड़ी तो एक्सेलरेट ही नहीं कर रही है। आ रही है बात समझ? तो गाड़ी कर क्या रही है, इसके लिए दूसरा शब्द है, ऑपोजिट शब्द इसका, रिटार्डेशन। जब गाड़ी रुक रही हो तो उसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। आ रही कुछ बात समझ में? तो यहां पे देखो हो क्या जाएगा, ये है फाइनल, ये है इनिशियल। तो अब देखो चेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 10 माइनस 40 डिवाइड बाय, मान लेते हैं 3 सेकंड लग गए, एग्जांपल है 3 सेकंड लग गए यहां से यहां आने में गाड़ी को, तो ये नीचे रख दिया हमने टाइम। अब ये आ रहा है हमारा रिटार्डेशन, 10 माइनस 40 कितना हुआ, -30 बाय 3, तो कितना हुआ -10। बात समझ आ रही है? सिर्फ बताना इतना था कि रिटार्डेशन जो है वो नेगेटिव आएगा क्योंकि गाड़ी रुक रही है। फाइनल जो वेलोसिटी है वो कम है, ये वाला जो क्वांटिटी है v, ये कम है। अगर ये कम है तो ऑटोमेटिकली ये पूरी की पूरी टर्म नेगेटिव ही हो जाएगी, तो रिटार्डेशन नेगेटिव है। बताने का मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन में एक्सेलरेशन आपको नेगेटिव दे रखा हो तो वहां से हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि गाड़ी रुक रही है या कोई चीज थम रही है। रिटार्डेशन इज दैट क्वांटिटी। बात समझ आ रही है? बाकी सब कुछ वैसा ही है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी बदल गई है, बस एक बड़ी हो गई है, एक छोटी हो गई है। स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, 4 क्वांटिटी के बारे में हमने सीख लिया है आज। अब हम 3 इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं और चैप्टर खत्म करने की कोशिश करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन है कि हम कोई भी गाड़ी, कोई भी चीज अगर मोशन में है तो वो इन तीनों इक्वेशंस को जरूर सेटिस्फाई करेंगी, तो वो देकर हमें ये चले गए हैं। तो v इक्वल्स टू u प्लस at, v इक्वल्स टू u प्लस at। v मैंने बता दिया था आपको फाइनल वेलोसिटी होता है, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी होता है, a हमारा एक्सेलरेशन है, t हमारा समय है। सबकी यूनिट भी आपको पता है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अभी निकाली थी, और सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे पहली इक्वेशन क्या है, v इक्वल्स टू u प्लस at। अगली क्या है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s इज डिस्टेंस, या और प्रिसाइजली बात करें तो डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं s, इसलिए मैंने वहां बताया था अभी कि s को आप स्पीड ना लें, डिस्प्लेसमेंट ही समझें। तो s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। u के बारे में बात हो चुकी है, t इज टाइम, a इज एक्सेलरेशन, अगेन t इज टाइम। यहां तक ठीक है। तीसरी इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। v आपको पता है फाइनल वेलोसिटी, u आपको पता है
इनिशियल वेलोसिटी, ए आपको पता है एक्सेलरेशन, एस इज डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है यहाँ पर, तो हम तीनों को यूज करके अगली बार कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल इसके करेंगे और स्पीड एंड वेलोसिटी हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज, डू सपोर्ट अस ऑन Instagram and various social media handles. Thank you.